गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। ऑफिसर्स ऑन ट्रैक पर हमारी जो बातचीत चल रही है वो मॉड्यूल डी में पार्टनरशिप एक्ट पर बातचीत चल रही है। जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एक्ट है, जिसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहते हैं, उस पर हमारी चर्चा हो रही है। मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करूंगा। आपके पूरे सिलेबस में 4 मॉड्यूल में जो भी यूनिट्स हैं उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर मैं एक एक करके बातचीत करूंगा, और वो वायदा आपके साथ पूरा किया जा रहा है। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और लगभग लगभग 40% मॉड्यूल डी, यहां तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर चर्चा हो चुकी है। आप वो सारी क्लासेस इसी चैनल के लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हो, और अगर आपको कोई क्लास लाइव में नहीं दिख रही तो आप उसे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर अभी तक हमारी बातचीत हो चुकी है। पार्टनरशिप की मीनिंग, उसके एसेंशियल फीचर्स पर हम बातचीत कर चुके हैं। पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स का फर्म के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, लीगल रिलेशनशिप कैसा होता है, क्या उनके ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, राइट्स क्या क्या होते हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन होता है, इस पर हमने बात कर ली। आज हम बातचीत करेंगे कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं हो रही है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 69 में। सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। क्लियर है? एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ही चीजें एकदम से क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि ये लीगल पेपर है आपका। बीआरबीएल एक प्रकार से आपका लीगल पेपर है, और लीगल लैंग्वेज में इसमें हम लोग जब कई सारी चर्चा करते हैं, जरूरत हो जाती है लीगल लैंग्वेज में बातचीत करने में, तो अगर आप उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो थोड़ा सा स्किप हो जाता है। इसे बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। चर्चा होने वाली है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं हो रही है तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है। अब मैं पहले सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पीपीटी की तरफ बाद में जाएंगे। इतना विधिवत आपको सारी चीजें बता दूंगा, पीपीटी आपको केवल पढ़ना पढ़ना ही रह जाएगा। पहले समझ लेते हैं तो नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। क्लियर है? क्या इफेक्ट है, इस पर हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। तो आंसर है नहीं। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं है। यानी अगर एक पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो भी वो लीगल है, रजिस्टर्ड है तो भी वो लीगल है। यानी किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ना कि मैंडेटरी। तो कोई जरूरी नहीं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी हो रही तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं। दूसरी बात हम ये जान लें कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है जब ये पार्टनरशिप फर्म अपने रजिस्ट्रार के पास, देखिए कंपनीज के लिए आरओसी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जिसको कहते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार होते हैं। पार्टनरशिप फर्म के जो रजिस्ट्रार होते हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट जो है नियुक्त करती है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। आपके सिलेबस में बीआरबीएल में, ये जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं बहुत इतना से सुनिए, आपके सिलेबस बीआरबीएल में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये सिलेबस में नहीं है, तो आपसे निवेदन है ये पढ़िएगा भी मत, क्योंकि सिलेबस से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। एक भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं होगा। जो सिलेबस में है स्ट्रिक्टली उसी पर बने रहिए, उसी पर स्टिक रहिए, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो किसी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। क्या इंपैक्ट होगा रजिस्ट्रेशन ना करवाने का, ये सिलेबस में है, हमें उस पर भी बात करनी है। वो तो है ही है सिलेबस में, तो बात करेंगे करेंगे। मैं अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन के विषय में कुछ बातें अपनी तरफ से आपको बता दे रहा हूं, ताकि अगर कहीं क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए, ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जाए, तो आपके पास आंसर उसका मौजूद हो। तो पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है जब एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर हो जाती है। और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स के रजिस्ट्रार अलग होते हैं, वो आरओसी नहीं होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वाले नहीं होते हैं, अलग होते हैं रजिस्ट्रार। और इनकी नियुक्ति करता है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जहां जहां पर इनको उचित लगता है वहां पर। यानी जो आपके वहां पर नियुक्ति करते हैं, जो रजिस्ट्रार होते हैं वो रीजनल बेसिस पर काम करते हैं, मतलब उनका एक क्षेत्राधिकार होता है। ऐसा नहीं कि एक ही रजिस्ट्रार पूरे भारत में काम करेगा, नहीं, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग रजिस्ट्रार होते हैं, मतलब रीजनल बेसिस पर ही काम करते हैं, क्षेत्रीय आधार पर काम करते हैं। क्षेत्रीय आधार पर आरओसी भी काम करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी काम करता है, लेकिन वो कंपनीज के लिए, इनके लिए रजिस्ट्रार अलग से जो राज्य सरकार नियुक्त करेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये इसी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 57, सेक्शन 58 और सेक्शन 59 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 57 ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन आपको आरओसी के पास, अपने पार्टनरशिप फर्म वाले रजिस्ट्रार के पास जाके करा लेना है। जब सेक्शन 58 में, मतलब उसके अगले ही सेक्शन में जो जो रिक्वायरमेंट बताई गई है, आप वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके रजिस्ट्रार के पास जाइए, वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। सेक्शन 57 58 ये कहता है। 58 में वो रिक्वायरमेंट बताई गई है कि आप रजिस्ट्रार के पास क्या क्या चीजें लेकर जाएंगे। आप इसको बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, जैसे फर्म का क्या नाम होगा,
फर्म कहाँ पर काम कर रही है, ऑफिसेस का कहाँ पर है पार्टनरशिप फर्म, इसके अलावा कहीं पार्टनरशिप फर्म आपकी क्या और काम कर रही है, सारे पार्टनर्स किस दिन ज्वाइन किया है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर बना है तो उसको भेज देना है आपको, क्योंकि एग्रीमेंट तो बनेगा, पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट से ही निकलती है, स्टेटस से नहीं। सारे पार्टनर्स का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको रजिस्ट्रार के पास भेज देनी है। रजिस्ट्रार आपका रजिस्ट्रेशन कर लेगा। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है, सेक्शन 59 ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब है जब रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में आपकी फर्म का नाम दर्ज कर लेगा तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। ये बात हो गई सेक्शन 57, 58, 59। अब रजिस्ट्रेशन क्यों करा लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए सुविधा मिल जाती है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो कुछ जो लीगल क्लियरिटी है वो मिल जाती है, मतलब कंफ्यूजन कई जगहों पर कोर्ट में आता है, वो कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको कुछ इम्यूनिटी मिल जाती है, कुछ कानूनी ताकत मिलती है रजिस्टर्ड फर्म को, वो नॉन रजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिलती। यही इफेक्ट है नॉन रजिस्ट्रेशन का कि आपको कुछ इम्यूनिटीज हैं जो नहीं मिल पाती हैं, बाकी लीगल आप तब भी हो। क्लियर है बात? इस सारी चर्चा की एक एक लाइन आप लोगों ने सुन ली। अब हम बात करने जा रहे हैं कि नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या इंपैक्ट होगा। मैं एक लाइन में आपको बता दूं, नॉन रजिस्ट्रेशन का इंपैक्ट ये है कि आपको कुछ इम्यूनिटीज हैं जो नहीं मिल पाती हैं, कुछ सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पाती हैं। बाकी अगर आप नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो भी लीगल है। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल है। क्लियर है? चलिए, अब पहले जितनी चर्चा मैंने आपसे की मैं आपके लिए यहां पर पढ़ दे रहा हूं। Registration in simpler term is a process of eliminating the possibility of confusion that might occur in the future with regard to the partnership firm. Registration में एक सिंपलर टर्म में बताएं तो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपका लीगल कंफ्यूजन समाप्त हो जाता है जो फ्यूचर में एक पार्टनरशिप फर्म को झेलना पड़ सकता है। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? रजिस्ट्रार। कौन रजिस्ट्रार को नियुक्त करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स। However, it is not mandatory operation to be performed for the existence of a partnership firm. ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी एक्सरसाइज नहीं है कि आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवाओ तभी आपका एग्जिस्टेंस लीगल माना जाएगा। बिल्कुल मैंडेटरी नहीं। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए ना करवाइए आपके ऊपर। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो कुछ इम्यूनिटीज आपको मिल जाती हैं, नहीं करवाते तो इम्यूनिटीज आपको नहीं मिलती। अभी देखेंगे उसका क्या इंपैक्ट है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच अ फर्म इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 57, 58 एंड 59। 57 क्या कहता है, मैं फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ। 57 कहता है कि आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार करता है जहां जहां पर उचित समझेगा। 58 उन चीजों की बात करता है जिसको आपको रजिस्ट्रार को भेजना है। जैसे मैंने भी आपको बताया क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हैं तो सेक्शन 59 के अंतर्गत रजिस्ट्रार आपका रजिस्ट्रेशन कर देता है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब अपने रजिस्टर में आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है। चैप्टर 7 में आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। चैप्टर 7 रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म से संबंधित है, जिसमें आपको सेक्शन 57, 58, 59 दिखाई देगा। The registration process is complete when the registrar is satisfied with the fulfillment of section 58 and duly record of the entry of the statement in the register of firms and file the statement. पीछे आपको बताया गया ना कि सेक्शन 58 क्या बताता है, वो कंडीशन बताते हैं, वो चीजें जो आपको फुलफिल करनी है रजिस्ट्रार के पास आप भेजेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है कि रजिस्टर ऑफ फर्म में आपका नाम दर्ज कर लिया जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। अब सिलेबस आपका कहता है कि आपको नॉन रजिस्ट्रेशन को देखना होगा। अब जो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन है भैया, वो लिखा गया है सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। क्या क्या इंपैक्ट है ध्यान समझिए। पहला, नो पार्टनर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर आप नॉन रजिस्टर्ड फर्म है तो कोई एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के ऊपर जाके कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकता है। नॉन रजिस्टर्ड, हाँ, अपने राइट्स के लिए मुकदमा कर सकता है अगर उस पार्टनर के राइट्स फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, उसका अधिकार उसे नहीं मिल पा रहा है, जो राइट्स उसे दिए गए हैं अधिनियम के माध्यम से वो राइट अगर उसे नहीं मिल पा रहे हैं तो वो उस केस में मुकदमा कर सकता है। लेकिन बाकी किसी केस में आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो किसी पार्टनर के अगेंस्ट अगर आप एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म है तो। क्लियर है? और भी कई सारे सूट आप फाइल नहीं कर सकते हो। जैसे आप एक पार्टनर जाके नॉन रजिस्टर्ड फर्म का ये नहीं कह सकता भैया आप इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दीजिए, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। या नॉन रजिस्टर्ड फर्म का जो पार्टनर है वो अकेले जाके ये नहीं कह सकता। वैसे तो ये सारी कंडीशन में बात लागू होती कि कोई मुकदमा विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म है तो सूट नहीं फाइल कर सकते किसी पार्टनर्स के अगेंस्ट फर्म में। हाँ, अगर आपके राइट्स वहां पर फुलफिल नहीं हो पा रहे, राइट्स आपको नहीं मिल पा रहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी पहले समझिए कौन होता है। किसी पार्टनरशिप फर्म के बाहर के जो व्यक्ति हैं, एक तो पार्टनर्स ही होते हैं, जैसे मान लेते हैं पार्टनर ABCD हैं तो वो पार्टनर्स कहलाएंगे। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं और इंडिविजुअली उन्हें हम पार्टनर के नाम से जानते हैं। तो थर्ड पार्टी का मतलब है कि जो उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है,
जिसके साथ थर्ड पार्टी मतलब बाहर का व्यक्ति, जिसके साथ कंपनी डील करने जा रही है, वो पार्टनरशिप फर्म डील करने जा रही है। अगर आप एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म है तो थर्ड पार्टी पर आप मुकदमा नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा कि कुछ इम्यूनिटीज है जो आपको प्राप्त नहीं होंगी। तो अगर आप एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म है तो आप थर्ड पार्टी पर मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, थर्ड पार्टी नॉन रजिस्टर्ड फर्म पर मुकदमा कर सकती है। थर्ड पार्टी पर आप बीइंग अ नॉन रजिस्टर्ड फर्म मुकदमा नहीं कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी आप पर मुकदमा कर सकती है, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे आप रजिस्टर ना हो। तो थर्ड पार्टी आप पर मुकदमा कर सकती है। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन इज नॉट अ रेमेडी अवेलेबल टू द अग्रीव्ड ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म। अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स को या पार्टनरशिप फर्म को आर्बिट्रेशन की सुविधा नहीं मिलती है। क्लियर है? तो आर्बिट्रेशन का लाभ एक अनरजिस्टर्ड फर्म नहीं ले सकती, ये सुविधा उसको नहीं मिलती, ये लीगल राइट उसे नहीं मिले। लेकिन यहां पर जो लिखा गया है चौथा वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ये वाला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, असल में ये आपको सुविधा मिलती है। ये सारी चीजें तो एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म होने की वजह से ये सारी सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये वाली सुविधा आपको मिलेगी। क्या है ये सुविधा? ध्यान समझिए। यहां पर आपको ऊपर ही बताया गया है, ऊपर जितनी चीजें बताई गई उनको एक बार देखिए। आप किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट मुकदमा नहीं कर सकते। अपने राइट्स अगर आपको फुलफिल नहीं हो रहे हैं या आपको ट्रू अकाउंट रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा तो आप जा सकते हैं कोर्ट, बाकी नहीं। थर्ड पार्टी पर आप मुकदमा नहीं कर सकते क्योंकि आप नॉन रजिस्टर्ड फर्म में, थर्ड पार्टी आप पर मुकदमा कर सकती है। दूसरा, आर्बिट्रेशन की सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन इसको समझिए, द फर्म बीइंग अनरजिस्टर्ड डज नॉट बिकम अ बार। अगर कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है तो उसको बार नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा इंस्टीट्यूटिंग अ क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस को इंस्टीट्यूट करने के लिए। इसको मैं और आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे ऊपर आपने देखा कि अनरजिस्टर्ड फर्म मुकदमा नहीं कर सकती है, लेकिन ये सिविल केसेस में लागू होगा। जैसे पहला जो पॉइंट है ये सिविल केस में लागू होगा, ये जो दूसरा पॉइंट है ये सिविल केस में लागू होगा, क्रिमिनल केस में ही लागू नहीं होगा। क्रिमिनल केस में भले ही आप अनरजिस्टर्ड फर्म हो, आप मुकदमा कर सकते हैं, आपको ये अधिकार है। क्रिमिनल केस क्या, अब जैसे हम लोग क्रिमिनल केस सुनते हैं हमारे दिमाग में तुरंत हत्या, चोरी, डकैती, ये सारी बातें आ जाती। उस लिहाज से क्रिमिनल केस के यहाँ पर बात नहीं की गई, मतलब उसके लिए तो कर ही सकते हैं। क्रिमिनल केस का मतलब यहाँ पर है, जैसे मान लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपने बिजनेस किया, थर्ड पार्टी ने आपको चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया। भाई आपने तो व्यापार किया है उस थर्ड पार्टी के साथ। आप एक पार्टनरशिप फर्म हो जो कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हो, आपने वो पार्टनरशिप फर्म ने थर्ड पार्टी को बेचा, थर्ड पार्टी ने चेक से पेमेंट किया, चेक प्रेजेंट किया गया बैंक के सामने, अमाउंट अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं है, सेक्शन 138 के अंतर्गत चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होना आपको पता होगा भैया, सेक्शन 138 क्रिमिनल एक्ट माना जाता है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, चेक का बाउंस होना वो क्रिमिनल एक्ट माना जाता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट मुकदमा नहीं कर सकते, तो पार्टनरशिप फर्म कह रहा है भैया ठीक है मुकदमा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ केस दूसरा है, यहाँ तो मेरा पैसा फंस गया ना, ये तो चेक बाउंस हो गया, उसने अपराध किया, वो क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, उसका चेक बाउंस हुआ है ड्रॉर का। तो ऐसे केस में आपको नहीं रोका गया है, ऐसे केस में बार नहीं किया गया है। ऐसे केस में आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट या जिनका भी चेक बाउंस हुआ है, जो भी क्रिमिनल एक्ट आपके साथ करें, आप उन पर मुकदमा कर सकते, भले ही आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म हो। ठीक हो गई जितनी बात? बहुत छोटा सा ही टॉपिक है आपके सिलेबस में, टॉपिक बड़ा नहीं, बेहद छोटा सा टॉपिक है। तो अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सिविल केसेस नहीं कर सकती है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में जैसे चेक बाउंस होने की कंडीशन में या ऐसे और भी क्रिमिनल केसेस जो है उन पर मुकदमा कर सकती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहां पर लिख दे रहा हूं, आप मुकदमा कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी इम्यूनिटीज हैं, जैसे ऊपर वाली इम्यूनिटीज हैं, ये कहां आपको मिल रही हैं? तो अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं, नॉन रजिस्ट्रेशन आपका है, तो आप वैलिड है, ऐसा नहीं कि आप इनवैलिड फर्म है, वैलिड फर्म है, आप लीगल फर्म है, एग्जिस्टेंस आपका है, लेकिन ये कुछ इम्यूनिटीज हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, ये इम्यूनिटीज रजिस्टर्ड फर्म को मिल जाती हैं। तो ये इंपैक्ट होता है नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक हो गई इतनी बात? लेकिन ये वाली सुविधा जो फोर्थ पॉइंट है ये आपको मिलती है। ठीक है जितनी बात? तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक ही था, इंपैक्ट क्या होता है और इससे सवाल बनते हैं। निश्चित तौर पर एक दो सवाल हर बार पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी हमेशा ही रहती है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। दूसरा, 3 मार्च से संभवतः आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं अपने इलेक्टिव पेपर्स आप पहले से चुन लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कई सारे मैं ऐसे बैंकर्स को जानता हूं जिन्होंने किसी से कोई सलाह नहीं ली, अपने मन से या गलती से गलत इलेक्टिव पेपर चुन लिया
और उनका वो पेपर क्लियर नहीं हो पाया। बाकी सारे उनके पेपर क्लियर हो गए, लेकिन इलेक्टिव पेपर की वजह से उस बार का एग्जाम उनका रुक गया, उनको एक और अटेम्प्ट लगाना पड़ा। तो इलेक्टिव पेपर आप चुन लीजिए। इलेक्टिव पेपर जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं उसमें कौन कौन से इलेक्टिव पेपर आपको मिलेंगे? रूरल बैंकिंग बहुत ज़्यादा ऑप्ट किया जाता है बैंकर्स की तरफ से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट खूब ऑप्ट किया जाता है, ये भी सेंट्रल बैंकिंग, और आप भी अपना पहला ऑप्शन इन्हीं दोनों में से कोई बनाइएगा, रूरल बैंकिंग और एचआरएम में से, और रिस्क मैनेजमेंट। ये 4 हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। वैसे आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं, आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग का भी मिलता है, लेकिन हम आपको ये 4 उपलब्ध करा रहे हैं। और अगर आप महापैक लेते हैं तो जितने हमारे रनिंग बैचेज हैं उनका एक्सेस मिलता है, जितने पेड बैचेज होंगे आने वाले समय में उन सबका फ्री एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ आपको इन इलेक्टिव पेपर्स का, अगर इनमें से कोई इलेक्टिव पेपर आपका है तो उसका एक्सेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई फीस आपको देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही साथ आपका थ्योरी का फाउंडेशन बैच अभी चल रहा है। बहुत जल्दी हम आपके लिए एमसीक्यू बैच भी अनाउंस करने वाले हैं, सीआईबी के जून एग्जामिनेशन 2026 को ही टारगेट करते हुए। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। कुछ भी आप और मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एग्जाम के विषय में, पढ़ाई लिखाई के विषय में, या आपके बीआरबीएल के लिए, या आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये पेपर भी मैं ही डील करता हूँ, इन दोनों विषयों में अगर आपको कोई समस्या है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, एक डेडिकेटेड ग्रुप है आपके लिए, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी सुविधाएं आपको वहां पर मिलेंगी। मैं आपके सवाल के जवाब के साथ यहाँ पर बना रहता हूँ। आप जैसे ही मुझे समय मिलता है, मैं अगर क्वेश्चन कोई पूछा गया तो मैं उसका जवाब यहाँ पर जरूर देता हूँ। सारी चीजें मैं यहीं पर शेयर करता हूँ। क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सिंपली जहाँ सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में एक नए टॉपिक पर, नए मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी, मॉड्यूल डी के। आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।